नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गहलोत सरकार ने सरकारी खर्चे में कटौती का किया ऐलान। अब इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे अफसर। वहीं सरकारी भोज और नई गाड़ियों की खरीद पर भी रोक। राजस्थान में मंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती। मंत्रियों के 7 दिन और विधायकों के 1 दिन का कटेगा वेतन। वहीं अफसरों के 2 दिन और कर्मचारियों की 1 दिन की कटेगी सैलरी। मुख्यमंत्री सहायता कोष में होगा जमा। डॉक्टर कफील को सता रहा है जान का खतरा। परिवार समेत जयपुर पहुंचे कफील खान। कहा, प्रियंका गांधी और राजस्थान सरकार से मिला सुरक्षा का भरोसा। वहीं जयपुर और बीकानेर में टेंट व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। कहा, पाबंदियों की वजह से हो रहा है भारी नुकसान। सरकार ने शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की दी है इजाजत। और राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी खर्चों में कटौती का फैसला किया है, जिसके तहत हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें, विमान किराए पर लेना था, लेकिन राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। वहीं साथ ही सरकारी कामों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठकें होंगी। और इसके अलावा नई गाड़ियों की खरीद पर भी यहां रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, इसके अलावा राजकीय भोज पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गिफ्ट खरीदने और मेहमानों की अतिथि सत्कार में खर्च पर भी रोक लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा सभी सरकारी कार्यक्रम जैसे भूमि पूजन और उद्घाटन वगैरह सादगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने को कहा गया है। और इतना ही नहीं, पेड लीव के बदले में नकद देने पर भी रोक लगा दिया गया है। सरकार ने सरकारी खर्चे में कटौती के लिए ऑनलाइन प्रदर्शनी और सेमिनार के आयोजन की बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, आर्थिक संकट से निकलने के लिए यहाँ राज्य सरकार ने खर्च में भारी कटौती की है। कई जगहों पे हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में कटौती की गई है और एक अहम फैसला माना जाए इसे राजस्थान सरकार का। बिल्कुल इसे अहम फैसला कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं, सरकारी खर्चे, उनमें सभी जगह जो है कटौती कर दी गई है। और कल हमने देखा कि कल देर शाम को जब मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब ये निर्णय लिया गया था कि तमाम जो कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा से हो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा से हो, तो राज्य सेवा से हो, तो उन सभी के वेतन की कटौती के जो है आदेश वो भी कल रात को दे दिए गए हैं। और तमाम मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधायक, उन सभी के वेतन का भी अंश जो है वो कोविड-19 के लिए जो अलग से एक राहत कोष बना हुआ है प्रदेश सरकार का, उसमें दिया जाएगा। और आज ये निर्णय हुआ है कि तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं उनमें कटौती की जाए। जैसा आपने भी बताया था कि अधिकारी वर्ग किसी भी कहीं इनको जाना हो तो वो इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। बाकी तमाम तरह से कोई नए आयोजन जो है वो नहीं होंगे। अगर कोई आयोजन होंगे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे, ऑनलाइन जरिए होंगे। यानी कि तमाम तरह की जो एग्जीबिशन होती है, प्रदर्शनी होती है, कार्यक्रम होते हैं, उनको लगाने से साफ तौर पर जो है अभी फिलहाल जो है एक तरह से रोक लगा दी गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं पिछले 5-6 महीनों में, उन तमाम प्रोग्राम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उद्घाटन किए हैं, बैठकें ली है। तमाम कार्य जो अभी किए जा रहे थे ऑलरेडी, लेकिन इसी साथ में और भी कदम उठाए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई नए वाहन खरीद नहीं होगी और कई दूसरे कोई उपकरण होंगे वो भी नहीं, अभी फिलहाल नहीं खरीदे जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक सरकार का जो कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, तो वित्तीय स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिहाज से ये तमाम कदम उठाने का बिल्कुल बड़े कदम है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन रामस्वरूप, यहाँ ये जानना चाहूंगी कि इसका असर किस तरह से दिख रहा है, रिएक्शंस किस तरह से आ रहे हैं विधायकों के और नेताओं के राज्य सरकार के इस फैसले से? देखिए, जिस तरह से कल जो निर्णय हुआ था कैबिनेट की बैठक में, जिसमें वेतन कटौती की जो बात की गई थी, उसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि शुरू में उन्होंने जो है अपने वेतन का अंश जो है वो इस कोविड-19 जो कोष बना हुआ उसमें बाकायदा दिया था। लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है वो जरूर इससे नाराज हुआ है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन एक बार पहले भी
इसी कोर्स के लिए काटा जा चुका है। तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनके ऊपर भी बार बार ये भार नहीं डाला जाना चाहिए, इस तरह का कर्मचारी संगठनों का कहना है। लेकिन बाकी की अगर बात करें तो सरकारी स्तर पे सरकार के जो इतने भी नुमाइंदे हैं, बड़े अधिकारियों की बात करें तो, या फिर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, उस लेवल पे किसी भी तरह की कोई नाराजगी देखने को नहीं मिलती है। चाहे भले ही विपक्षी हो, वो भी कभी इस तरह की बात नहीं करता कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है वो जरूर इस बात से थोड़ा नाराज है कि उनका वेतन पहले काटा जा चुका है ऑलरेडी, तो ऐसे में अब क्यों काटे, क्योंकि ये जो वेतन कटेगा वो सितंबर महीने से लेकर के आगे कब तक कटेगा इसकी समझ में नहीं है। इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसी को लेकर यहाँ कर्मचारी वर्ग जो है वो थोड़ा नाराज दिख रहा है। रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी में कटौती का फैसला लिया गया है। साथ ही अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा और अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन से प्रत्येक महीने 7 दिन का वेतन की प्रतिमाह कटौती की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन से हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में से 1 दिन का वेतन प्रतिमाह कटौती किया जाएगा। ये पैसे आपको बता दें मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाए जाएंगे और ये कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी और इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े मसलों पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि को माफ कर दिया है। अनाजों के लिए वेयर हाउसिंग, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर देय प्रीमियम शुल्क में 100% माफ कर दिया गया है और इसके अलावा एकीकृत भवन विनियम के तहत भवन मानचित्र शुल्क भी 100% माफ कर दिया गया है। साथ ही 4 राज्य स्तरीय समितियों के गठन का ऐलान भी किया गया है। ये समितियां आपको बता दें अलग अलग विभागों द्वारा समान उद्देश्य से संचालित भिन्न भिन्न योजनाओं को अम्ब्रेला स्कीम में लाने बनाई जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के रैशनलाइजेशन एवं प्राथमिकता निर्धारण के लिए अधिकारी समूह गठित करने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं आगे। कोरोना काल में सबसे ज्यादा टेंट डीलर्स के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन और अनलॉक 4 में शादी समारोह में छूट नहीं मिलने की वजह से उनका काम धंधा बंद है। अनलॉक 4 के बाद भी शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है, जिसके खिलाफ ऑल राजस्थान टेंट डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। टेंट डीलर्स ने लॉकडाउन में शादी समारोह स्थल का टैक्स माफ करने और बिजली बिल माफ करने की भी मांग की है। टेंट डीलर्स ने सरकार की ओर से सुध नहीं लिए जाने पर 21 सितंबर से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। और वहीं राजधानी जयपुर में टेंट मालिकों ने प्रदर्शन किया, जिसमें टेंट फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सिक्योरिटी, केटरर्स, लाइट एंड साउंड, साथ ही वेटर, हलवाई, डेकोरेशन, बैंड बाजा, यहां तक कि पटाखा व्यवसायी, घोड़े वाले सहित शादी समारोह में सेवा देने वाले कई अन्य तरह के लोग शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने के नियम की वजह से शादियां सादगी के साथ हो रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और उनका कहना है कि शादियों के कारण ही अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। एक शादी समारोह के कारण सैकड़ों लोगों को कमाई का अवसर मिलता है। शादियों के सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और इसी से जाहिर है कि शादी जैसे आयोजनों पर मेहमानों की संख्या को सीमित करने से अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि एक तरफ सरकारें एक के बाद एक कर सभी पाबंदियां हटा रही हैं, तो फिर शादी ब्याह के आयोजन पर पाबंदी क्यों? उन्होंने बताया कि शादी समारोह में सेवा देने वाले लोगों के समक्ष घर चलाना मुश्किल हो गया है। कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपने कारोबार शुरू किए और ऐसे लोगों के समक्ष किस्तें भरना मुश्किल हो चुका है।
ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की समस्या को समझते हुए पाबंदियों को हटाया जाए। सरकार से मांग है कि शादी समारोह में कम से कम 300-400 व्यक्तियों की शामिल होने की छूट सरकार दे। दूसरी मांग हमारी है कि जो नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत विवाह स्थलों से जो टैक्स वसूल करती है वो टैक्स माफ करे सरकार 1 साल के लिए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लॉकडाउन में बिजली की बिल स्थायी शुल्क के जो पैसे हजारों रुपए वसूल कर रही है वो सरकार हमसे बिजली के बिल माफ करे। वहीं बीकानेर में कोरोना संकट के बीच शादी समारोह से जुड़े कारोबारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने सरकार से सामूहिक कार्यक्रमों में छूट देने की मांग की। उनका कहना है कि अब लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, आ जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भी अपना काम करने की परमिशन देनी चाहिए। वे हर तरह के नियमों का पालन करने को तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना आने के बाद से सरकारों में सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और जिससे बड़ी संख्या में इस व्यवसाय से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 6 महीनों से हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है और हमारे खर्चे जो हैं वो यथावत जारी हैं। जैसे कि हमारा गोडाउन का खर्चा है, हमारी गाड़ियों की किस्तें हैं, हमारे अधीनस्थ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका पेमेंट है, घर का खर्च है, वो सब चीजों को हम अब वहन करने में असमर्थ हैं। हमारी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 आदमियों को शादी विवाह में आने की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस 100 आदमियों की अनुमति को 50 तक सीमित कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कहाँ जाएं? हम पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। बढ़ते आगे, राजस्थान में कोरोना अब तक की सबसे तेज रफ्तार में बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 3 केंद्रीय मंत्री, 1 मंत्री, 2 पूर्व मंत्री, 3 सांसद और 9 विधायक संक्रमित मिल चुके हैं। इनका पॉजिटिव मिलना इसीलिए भी ज्यादा डराता है क्योंकि संक्रमित होने से पहले तक ये कई सार्वजनिक मंचों और भीड़ में शामिल हो चुके थे। इस फहरिस्त में सबसे ताजा नाम उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और विधायक रफीक खान का है। दरअसल जो नेता कोरोना संक्रमितों के सीधे संपर्क में आए हैं उनमें से कई ने अभी तक टेस्ट नहीं कराया है। कोरोना के चलते आपको बता दें, प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस जहां जेईई मेंस और नीट की परीक्षा के विरोध में धरने प्रदर्शन करती रही, तो वहीं बीजेपी बिजली बिल कम कराने के लिए प्रदर्शनों में शामिल रही। इनमें सैकड़ों लोग जुटे और इसके अलावा सीएम आवास, विधानसभा व राजभवन तक के कर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं राजभवन में 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राजभवन सचिवालय को बंद कर दिया गया है। राजभवन सचिवालय में सैनिटाइजेशन कराने के लिए दोपहर बाद सचिवालय को खाली करा लिया गया। राजभवन के हाउस होल्ड कंट्रोलर संजीव कुमार शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इससे पहले आपको बता दें उनके ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठने पर संजीव शर्मा भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। संजीव कुमार शर्मा के हाउस होल्ड कंट्रोलर होने के चलते सभी विभागों के अधिकारी उनके संपर्क में आते थे और ऐसे में उनके संपर्क में आए राजभवन के कई अधिकारी होम क्वारंटीन हुए हैं। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार भी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनके कार्यालय में नहीं आने के पीछे दूसरे कारण भी बताए जा रहे हैं। राज्यपाल के प्रिंसिपल ओएसडी गोविंद राम जायसवाल का कहना है कि शुक्रवार को सभी कर्मचारियों के टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे। वहीं राजभवन में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी की जा रही है। वहीं राजस्थान में पितृपक्ष के बाद कमेटियों और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर के बाद घोषणा हो सकती है इन तारीखों की। वहीं सूत्रों की माने तो पहले संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है और इसे लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और सीएम गहलोत की बात हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी दौड़ में हैं। इसके अलावा कई पूर्व नौकरशाहों को यहां एडजस्ट किए जाने की चर्चा है। गहलोत सरकार की ओर से जिन संवैधानिक संस्थाओं में सबसे पहले राजनीतिक नियुक्तियां करना चाहती है उनमें मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, वित्त आयोग, किसान आयोग, गौ सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग,
निशक्त जन आयोग जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। इन आयोगों में चेयरमैन के साथ ही सदस्यों की भी नियुक्ति की जानी है। अभी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सियासी पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सियासी सुलह के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अब स्थानीय निकाय चुनावों पर फोकस किया है। पार्टी किसी भी कीमत पर राज्य में हुए सियासी घमासान का असर इन चुनावों पर नहीं पड़ने देना चाहती। पंचायत और निकाय चुनाव को सियासी कलह से दूर रखने के लिए अब पार्टी ने सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का निर्णय किया है। पार्टी के पास 1,37,000 कार्यकर्ताओं की सूची पहले से उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। दरअसल पार्टी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती पंचायत और निकाय चुनाव ही हैं, क्योंकि पायलट समर्थक विधायकों के बगावत के बाद पार्टी ने ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक की तमाम कार्यकारिणी एवं समितियों को भंग कर दिया है और इसका गठन अब तक नहीं हो पाया है। ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर, जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय बोरा जी से। तो संजय जी, पंचायत और निकाय चुनाव, ये जो ग्रास रूट लेवल के चुनाव हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए आपको क्या लगता है कितने अहम है और किस तरह की चुनौतियां इस समय पार्टी फेस कर सकती है इस दौरान? रितिका, ऐसा है कि कांग्रेस को आमतौर पर ऐसी पार्टी माना जाता है जिसका कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रहता है। बीजेपी को अर्बन बेस्ड पार्टी माना जाता है, इसलिए कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा यह गया है कि कांग्रेस की पकड़ कुछ कम हुई है और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो समितियों का गठन होता है, प्रधान और सरपंच का चुनाव होता है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। वैसे तो हम जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका पलड़ा भारी रहता भी है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी ज्यादा अपने लोग चुनाव निर्वाचित करवा लेती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अब पंचायत चुनाव पर फोकस करे और वहां पर अपनी ताकत बढ़ाए, क्योंकि अर्बन जो एरियाज है वहां पे कांग्रेस अभी के लिए इतना अभी मौका नहीं है। जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, मिडिल क्लास जो है और वो बीजेपी के साथ ज्यादा अपने आप को अलाइन करता है, जो अर्बन यूथ है वो। तो इसलिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो पंचायत चुनाव पर फोकस करे और वहां ज्यादा से ज्यादा अपनी जो पैठ है उसको मजबूत करे। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली 2 बार में देखने में आया है कि बीजेपी जब सत्ता में हुई तो उसने ज्यादा से ज्यादा निकायों पर कब्जा किया, लेकिन जब वो विपक्ष में रही तब भी उसका प्रदर्शन जो था वो कांग्रेस के मुकाबले बेहतर रहा। तो कांग्रेस के लिए ये दोनों ही चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जो कि अगले महीने होंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि वो दोबारा कुछ बदलता नहीं है और आगे नहीं खिसकाए जाते हैं। तो सर, यहाँ पर कांग्रेस को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि कई चुनौतियां भी हैं उसके सामने, जिस तरह का घमासान और कलह पार्टी में देखने को मिला, कहीं ना कहीं उसका भी असर यहाँ पड़ता हुआ कि ये जो ग्रास रूट लेवल की ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं उन पर इसका कोई रंग नहीं चढ़ सकता। देखिए, रणनीति कांग्रेस ने ये अपनाई कि जो 3 बड़े शहर हैं जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा, उसको कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 2-2 में डिवाइड कर दिया। जैसे जयपुर में 1 नगर निगम हुआ करता था, उसको 2 कर दिए, कोटा में भी 2 कर दिए और वहां पे वार्ड्स की संख्या बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को खपाया जा सके, पार्षद का चुनाव लड़वाया जा सके, और जब छोटे होंगे तो उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जहां पे कांग्रेस का बोर्ड नहीं भी बना, बहुमत नहीं भी था, तो वहां उन्होंने निर्दलियों को और बीजेपी से जो कुछ पोच करके और अपना समर्थन करके बोर्ड उन्होंने बना लिया, गठित कर लिया है। इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस जो हुआ करते थे उसको कांग्रेस वापस लाइए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे खुश रखे, और इसीलिए ये कवायद की जा रही है कि जो अगले महीने चुनाव होने वाले हैं उसके पहले इन लोगों को कुछ नियुक्तियां वगैरह, पद वगैरह दिए जाएं, ताकि वो ग्राउंड पे जो है वो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट सके। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता रामस्वरूप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कई खबरों पर, उनके लिए उनको भी शुक्रिया। रामस्वरूप, आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले और हर पार्टी उसके लिए अपनी रणनीति बनाती हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।
At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, Lovely Professional University. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में इस साल के अंत में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इसे टाल दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से 15 अक्टूबर तक चुनाव कराने को कहा है। कोरोना संक्रमण के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव मतदाता और प्रत्याशी दोनों के लिए ही एक अलग अनुभव होगा। नए नियमों के तहत अब हर वोटर को वोट डालने जाने वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तो वहीं प्रत्याशी को भी नामांकन के वक्त मास्क पहनना जरूरी होगा। प्रत्याशियों के जुलूस और प्रचार पर भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती लागू होगी। यदि पालना नहीं करते हैं तो प्रत्याशी पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की करीब 3850 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के आम चुनाव कराने के लिए संबंधित कलेक्टरों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत आपको बता दें, प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान गाइडलाइंस की पालना करना बाध्यकारी किया गया है। घर घर संपर्क में भी 5 से अधिक लोग नहीं ले जाए जा सकेंगे। और गौरतलब है कि न्यायालय ने चुनाव के लिए आयोग को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को यथासंभव मतदान कार्य में नहीं लगाया जाए, हालांकि उन्हें आरक्षित दल में रखा जा सकता है। संक्रमण की आशंका वाले गंभीर रोग ग्रसित कार्मिकों की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी और इसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मान्य होगी। गर्भवती महिलाएं और धात्री मतदाताओं को भी चुनाव में कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा हर निर्वाचन कर्मी के लिए आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य है। प्रशिक्षण स्थल और मतदान केंद्र सैनिटाइज होंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना, पान गुटखा खाना दंडनीय अपराध है। वहीं नामांकन में प्रत्याशी के साथ एक ही व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य है। केवल पहचान पर संदेह होने पर ही हटाया जा सकेगा। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से हम चिंतित हैं। अर्थव्यवस्था रुकने के बाद भी उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। साथ ही कोरोना पर उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ना चिंता का विषय है। मैं बहुत चिंतित हूँ कि लगातार जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है अर्थव्यवस्था के बारे में, उसमें गिरावट तो सबको मालूम है हो रही थी, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है कि गिरावट रुकने के बाद एक अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं सरकार के पास। अभी तक सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, इतने महीने निकल गए, स्टिमुलस की घोषणा वित्त मंत्री जी ने करी, लेकिन धरातल पर छोटे उद्योगपतियों को, कारखाने चलाने वालों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सैलरीड क्लास को आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। इसलिए हमारी कंजम्पशन गिर रही है। आंकड़े जीडीपी के बहुत चौंकाने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका जो भविष्य का जो रोड मैप है उसके बारे में ना तो चिंता केंद्र सरकार को और ना कोई ठोस नीति का निर्माण अब तक किया है।
वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई धार्मिक स्थल 7 सितंबर से नहीं खुलेंगे। इस बात का फैसला मंदिर प्रशासन ने खुद लिया है। जयपुर का गोविंद देव जी के मंदिर का पट 30 सितंबर तक बंद रहेगा। वहीं गोविंद देव जी के मंदिर में प्रतिदिन आपको बता दें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालन नहीं हो पाने का अंदेशा जताते हुए 7 सितंबर को मंदिर नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इसी तरह प्रसिद्ध गलता पीठ के पट भी श्रद्धालुओं के लिए 7 सितंबर के बाद भी बंद रहेंगे। वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर को 7 सितंबर की बजाय 18 सितंबर को खोला जाएगा। छोटी काशी के 3 प्रमुख मंदिरों का प्रशासन फिलहाल 7 सितंबर को मंदिर खोलने को लेकर मना कर चुकी है। लोगों की सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतनी सख्ती और इतनी कानून की व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके चलते हुए यहाँ जो व्यावहारिक दिक्कतें, व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आने वाली हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए और जब तक प्रशासन और शासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं प्राप्त हो जाता है उसकी लोगों को जो है उसको यहाँ व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए, तब तक इसको मंदिर खोले जाने के निर्णय को स्थगित रखना ही उचित समझा गया है। और वहीं सालासर स्थित बालाजी मंदिर भी 7 सितंबर से नहीं खुलेगा। सालासर बालाजी के पट को 31 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। ये फैसला राजस्थान में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए लिया गया है। मंदिर खोलने को लेकर पुजारी परिवार और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई, जिसके बाद जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने मंदिर को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। अब 1 नवंबर के बाद ही यात्रियों को दर्शन करवाए जाएंगे। चलिए, इसी के साथ स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।